पहले समझते हैं क्लोनिंग का मतलब क्या होता है। क्लोनिंग का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज के क्लोन बनाने को। क्लोन का मतलब होता है कार्बन कॉपी, है ना। तो किसी भी चीज की क्लोन बनाने को यानी क्लोन फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोनिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। जैसे मान के चल लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि चाइना आईफोन 15 प्रो की क्लोनिंग कर रहा है, इसका मतलब वो बिल्कुल आईफोन 15 प्रो की हूबहू एक कॉपी बनाने लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ। कई बार आपने सुना होगा सर ये फोन का क्लोन है, सुना है? सर ये क्लोन है। क्लोन है मतलब ये एक फोन का कॉपी है। लाइक जिसे आप रेप्लिका भी कहते हो उसे हम क्लोन कहते हैं बायोलॉजी में। अब कई बार हमारी इच्छा होती है कि हम सेल को एक डीएनए दें, आई मीन एक डीएनए को हम एक डीएनए दें, उससे बोले यार एक काम करेगा, हमारे इस डीएनए की तो 1000 कॉपी बना देगा। मतलब कैसे? ये एक डीएनए है, मैंने इसको दिया ए डीएनए, मैं कहा भाई यार तुम मेरा डीएनए लेके मुझे मेरे इस डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना के देगा क्या? ये मैंने पूछा इससे, ठीक है। यानी मैं इससे क्या चाह रहा हूं कि मेरे जीन की क्लोनिंग कर, और साथ ही साथ मैं इसको एज अ वेक्टर भी यूज करूंगा। वेक्टर मतलब जानते हो ना, कि भाई मान के चल लीजिए एक डीएनए है, मैं कहता हूँ कि भाई तुझे ना मेरा डीएनए सेल तक लेके जाना है। कह रहा हाँ ले जाऊंगा। मैं कहा लेकिन एक काम और करना। कह रहा क्या? मैंने कहा मेरा डीएनए लेके जा, तेरे को मैं दूंगा एक डीएनए और तू तू उसे सप्लाई करेगा 1000 डीएनए। कह रहा ये कैसे पॉसिबल है भाई? मतलब मैं तेरे लिए वेक्टर भी बनूं और क्लोनिंग भी करूं? जी हाँ, दोनों करना है इसे। हम इसको देंगे सिर्फ एक डीएनए, ये हमारे एक डीएनए के बनाएगा लाखों कॉपी और लाखों सेल के अंदर भेज देगा। सबसे बेस्ट चीज है ना, जो काम हमें एक सेल में करना है वो काम लाखों सेल में हो जाए, महज एक डीएनए से हमारा काम हो जाएगा। तो बेटर हमारे लिए वेक्टर हुआ कि क्लोनिंग वेक्टर हुआ? क्लोनिंग वेक्टर सबसे ज्यादा बढ़िया हुआ। एनसीईआरटी ने हमें इसके दो एग्जाम्पल दिए, उन एग्जाम्पल को भाई आप रट्टा मार लो, बॉडी पे टैटू बनवा लो इसके। पहला एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज। एक तो वायरस में टैलेंट होता है डीएनए कॉपी बनाने का, पता ही आपको। दूसरा हमारा कौन सा है? प्लाज्मिड। ये तो जानते ही, प्लाज्मिड का ये एक्स्ट्रा डीएनए में भी कॉपी, इसमें एबिलिटी पाई जाती है डीएनए की कॉपी करने की। सवाल ये है कि मान के चल लीजिए हम जानते हैं क्लोनिंग वेक्टर एक डीएनए ही हो सकता है। आपको अपने डीएनए कॉपी करनी है, यूनिट डीएनए। आपका कोई आरएनए आपके डीएनए कॉपी नहीं बना सकता। इमेजिन कर लीजिए 4 तरह का डीएनए आपके सामने आता है और चारों कहते हैं बॉस हमको बना दीजिए क्लोनिंग वेक्टर। चारों की डिमांड है। अब सवाल ये है कि आप किसको बनाएंगे क्लोनिंग वेक्टर? भाई क्लोनिंग वेक्टर तो एक ऐसा डीएनए होता है जो आपके डीएनए की क्लोनिंग करता है, साथ में कैरी भी करता है। 4 डीएनए आपके सामने आके कह रहे हैं कि भाई हमें ये दर्जा दे दीजिए। कौन सा दर्जा? क्लोनिंग वेक्टर का दर्जा। तो मैंने कहा सुनो बे, जैसे जॉब के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना, ऐसे अगर तुम्हें क्लोनिंग वेक्टर बनना है तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, तुम शो कर दो, तुम्हें मैं बिठा दूंगा उस गद्दी पे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन कौन से फीचर क्लोनिंग वेक्टर में होने चाहिए जिससे हम किसी डीएनए को ये औधा दे सके। तो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी यानी हम लिखेंगे फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। सबसे पहला फीचर जो किसी भी इसके पास होना चाहिए वो होना चाहिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक ये होना चाहिए। सेकंड चीज इनके पास होना चाहिए एक सेलेक्टेबल मार्कर। फिर इनके पास होना चाहिए क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। फिर वेक्टर्स होने चाहिए फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब अब मैं समझाऊंगा आपको मतलब इन चारों के। बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टी चाहिए किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में। हम बारी बारी से हर एक का मतलब जानते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपके सामने कोई डीएनए आता है कहता है मुझे जी क्लोनिंग वेक्टर दर्जा दर्जा दे दीजिए, आपको क्या देखने हैं? ये चारों फीचर्स में है या नहीं? अगर है तो भाई तू आज से मेरे लिए क्या है? क्लोनिंग वेक्टर। मैं आपको आगे कुछ पढ़ाऊं, आपको बता दूं, दो साइंटिस्ट हैं बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज, इन दो बंदों ने क्या किया था? डीएनए को कहीं 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 से कोई डीएनए का टुकड़ा, कहीं से कोई डीएनए टुकड़ा जोड़ जोड़ के एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना था। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड लैब के अंदर। वो ये रहा। इसको लैब में बनाया गया, यानी नेचुरली ये नहीं मिलता, इसको लैब में बनाया था इन दो लोगों ने।
यहां पे P का मतलब है प्लाज्मिड, एंड B स्टैंड फॉर बॉलीवर, R स्टैंड फॉर रोड्रिगुस। 322 क्या है? ऑर्डर, जिस ऑर्डर में इसको बनाया गया है। हर एक डीएनए का अपना ऑर्डर होता है कि आपको इस ऑर्डर में आपने इसको क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हमने ये इस पहले जान लिया मतलब क्या है। अब इस पूरे प्लाज्मा में देखो क्या है, यहां से लेके यहां, सपोज यहां से लेके यहां तक एक जीन पाई जा रही है। जीन का नाम क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यहां से लेके यहां तक क्या पाई जा रही है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर ये है इको R1, ये है CLF फर्स्ट, ये है हिंद थर्ड। अभी समझाऊंगा आपको, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। अब इधर आते हैं, फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समझाता हूं कैसे। जिसको भी क्लोनिंग वेक्टर होना है उसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो जो 4 डीएनए आया, बोले भाई किसके पास ओराई नहीं है? एक कह रहा जी मेरे पास है। मैं कहा भाग जा तू तो यहाँ से। क्यों? ओराई जरूरी है। सर ओराई जरूरी क्यों है ना, हमें इसकी नीड क्यों है? तो भाई नीड इसलिए है कि जैसे मान के चलो कि आपको नीड है डीएनए की कॉपी बनाने की, तो आपको अपना डीएनए कहाँ लगाना होता है? ओराई पे लगाना होता है। याद है क्लास में मैंने कहा था कि अगर आपका डीएनए सेल के ओराई में लग जाए तो वो सेल आपके डीएनए को अपना मान लेगा, फिर जितनी कॉपी वो अपनी बनाएगा उतनी कॉपी वो आपके वाले की भी बना देगा। और ओराई के अलावा कहीं लगा दिया तो डीएनए रखेगा तो सही, माने वेक्टर की तरह रहेगा तो सही, लेकिन क्लोनिंग नहीं करेगा आपके डीएनए की। तो अगर हमें क्लोनिंग करानी है तो वी नीड ओराई। इसीलिए जिसको भी क्लोनिंग वेक्टर बनना हो उसके पास क्या होने चाहिए? ओराई होने चाहिए। अच्छा मान लीजिए 4 बार ओराई से 4 बार ओराई एक्टिवेट होगा तो डीएनए की कितनी कॉपी बनेगी? 4 बार। पता नहीं क्यों ओराई जब एक्टिवेट होता है पूरे डीएनए कॉपी बनती है। अब पूरे डीएनए में मान लीजिए कहीं भी वो डीएनए लगा हुआ, ओराई से एक्टिवेशन मिला तो एक रेप्लिकेशन में एक ही बार तो कॉपी बनेगी। 2 बार ओराई एक्टिवेट हुआ तो 2 बार रेप्लिकेशन, यानी कितनी कॉपी तुम्हारे डीएनए की बनेगी ये ओराई डिसाइड करता है। ओराई अगर 10 बार एक्टिवेट होगा तो 10 कॉपी बनेगी, 20 बार एक्टिवेट हुआ तो 20 कॉपी बनेगी। यानी ये क्या डिसाइड करता है? नंबर ऑफ कॉपीज डिसाइड करता है, कॉपीज ऑफ फॉरेन डीएनए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्लोन वेक्टर में कौन सी वो चीज है जो नंबर डिसाइड करती है? आंसर इज ओराई। ठीक है, चलो ओराई मिल जाता है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे मैंने ओराई दिखा रखा है, ओराई ये हमारा ना ओराई वाला पोर्शन। ठीक है, अगला आता है सेलेक्टेबल मार्कर, और यही है बवाल चीज, यही है ये, और क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, अब मैं आपको दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। एक बैक्टीरिया है, तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये जहर की तरह मान लीजिए बैक्टीरिया के लिए। इनको इसमें नहीं पसंद आता, ये मर जाते हैं। अभी आप जो मैं बड़ा कह रहा हूँ अभी आप ये मान लेना। ठीक है, हालांकि वर्ड थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट अभी आप ये मानो कि ये मर जाएंगे इस एंटीबायोटिक में जिन्हें इरास नहीं आता। मान लीजिए मैंने बैक्टीरिया लिया, इसे डाल दिया मैंने एम्पिसिलिन के मीडियम में, और एम्पिसिलिन इसके लिए जहर की तरह है, तो इसमें इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, यानी बैक्टीरिया जो है भाई वो मर जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया मर गया इस मीडियम के अंदर, इस डेथ होगी। अब मैंने दूसरा बैक्टीरिया लिया, उसको डाला एक दूसरे मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में। टेट्रासाइक्लिन क्या सर? ये भी हमारा क्या है? एंटीबायोटिक। जनरली एंटीबायोटिक्स के एंड में ना इन आता है, लेकिन जरूर आता है ये, मतलब आई एन कॉमन इनके में। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक है, इसमें रखा दूसरे बैक्टीरिया को, उसकी भी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब मेरे को इतना बताइए, अगर बैक्टीरिया की डेथ इसमें हो रही है तो इसके पास बीमारियों से लड़ने के लिए जीन्स, आई मीन एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए इसके पास जीन्स है या नहीं? नहीं। अगर जीन होती तो मरता क्यों भाई? तो मैं ये कह सकता हूं कि सर जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक में मर जाए उसके पास उस एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए जीन नहीं होती। ठीक है, ये हमने लिया केस 1। अब मैं केस 2 लेके था। अब मैंने क्या किया, मैं एक ऐसा बैक्टीरिया लेकर आया जिसके पास जीन हो एंटीबायोटिक से लड़ने वाली। मैंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को डाला मैंने एम्पेसिलिन के मीडियम में,
मैं क्या देखता हूं, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, ये तो अपना मस्त है, इसको कोई टेंशन नहीं है। अब सवाल है इसको क्यों कुछ नहीं हो रहा, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? तो बात लेवल अच्छे से है। इसके पास प्रेजेंट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, हाँ कि ना? भाई इस जीन की इसको शॉर्ट में लिखेंगे AMP, फिर लिखेंगे R, यानी इसके पास ये जीन प्रेजेंट है, और ये जीन प्रेजेंट होने की वजह से इस पे एंटीबायोटिक कुछ कर नहीं पा रहा, है ना? ठीक है, मैंने कहा भाई तो किस्मत वाला है। फिर मैं इसको ले गया दूसरे मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन के मीडियम पे, और मैं क्या देखता हूँ भाई, वहां पर होगी इसकी डेथ। अब सवाल उठते हैं, सर आपने तो पढ़ाया था जिसके पास एंटीबायोटिक जीन हो वो नहीं मर सकता एंटीबायोटिक में। भाई मैंने कहा बिल्कुल नहीं मर सकता। तो सर यहाँ कैसे मर गया? तो मैंने कहा भाई बात ऐसी है, यहाँ पे इसलिए मर गया कि जीन के भी टाइप होते हैं। अगर इसके पास जीन एम्पिसिलिन से लड़ने के लिए है तो इसे सिर्फ एम्पिसिलिन में कुछ नहीं होगा, उसके अलावा आप किसी भी एंटीबायोटिक में डाल दोगे तो उसकी डेथ वहां हो जाएगी, हाँ कि ना? ऐसे ही मान के चलो मैं एक बैक्टीरिया लेके आता हूं, और वो बैक्टीरिया जो है वो टेट्रा के मीडियम पे जिंदा रह जाता है, उसके पास कौन सी जीन होगी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा। अगर मैं इसे एमपी पे डालूंगा तो ये मरेगा कि नहीं मरेगा? भाई मर जाएगा ना, क्योंकि इसके पास उसके लेकर जीन है ही नहीं। लेकिन अगर मान के चलो मैं एक बैक्टीरिया ले रहा हूं जो एमपी पे भी ग्रो कर जाता है, टेट्रा पे भी ग्रो कर जाता है, इसका मतलब इसके पास दो जीन है, एक जीन लड़ती है एमपी से, एक लड़ती है टेट्रा से। पहले इतना क्लियर है कैसे काम करते हैं? अब सोचिए मैंने ये एक प्लाज्मिड है PBr322, इसमें दो जीन मैंने इन्होंने लगा रखी है, एक एएमपी की लगा रखी है, एक टेट्रा की। यानी जिस भी बैक्टीरिया को ये प्लाज्मिड में दे दूं, क्या वो बैक्टीरिया एमपी और टेट्रा में से किसी में मरेगा? मान लो बैक्टीरिया आता है, कहता है जी मेरे पास है ही नहीं जीन, ना एमपी की है ना ही टेट्रा की है, और क्योंकि उसके पास एमपी टेट्रा के जीन नहीं है भाई, वो एमपी में भी निपटेगा और टेट्रा में भी निपटेगा। अगर मैंने ये डीएनए उसको दे दिया, उसमें प्रॉपर्टी आ गई एमपी से भी लड़ने की और टेट्रा से भी लड़ने की, आ जाएगी। चलो अब हम एक काम करते हैं, हो सके तो वहां के पहले फोटो क्लिक करो जल्दी, उसको मुझे रब करना है। कर ली फोटो क्लिक? स्नैपचैट तो नहीं खोल लिया? नॉर्मल फोटो लियो। सुनो, पता नहीं तुम्हें समझ आए ना आए, कुछ नहीं आते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मजे की बात। मान लीजिए मैंने अपना कोई डीएनए लिया, और मैंने वो डीएनए, अच्छा, मैंने वो डीएनए यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया क्या है, एम्पिसिलिन की जीन है, यस और नो? ठीक है, ये आप रेड को भूल जाओ भी, आप यहां से लेके यहां तक पूरा किसका दायरा है, एमपी का दायरा है। अब ये जीन जब तक काम करेगी तब तक वो एम्पिसिलिन में मरेगा नहीं। अगर मैंने गलती से बाहर से कोई एक्स्ट्रा जीन लिया, और उस एक्स्ट्रा जीन को मैंने यहां लगा दिया, कहा एम्पिसिलिन के कहीं बीच में लगा दिया, ऐसा करने के बाद एम्पिसिलिन का डीएनए सीक्वेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात है यार, आप बीच में डीएनए अपना घुसा रहे हो तो वहां का पूरा डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गया ना, आप शुरू से लेके एंड तक का। अब जैसे ही आपने एमपी अपना डीएनए लगा दिया, आपको पता है एम्पिसिलिन की जीन नहीं काम करेगी अब, क्योंकि आपने जीन्स में डिस्टर्बेंस पैदा कर दी ना। भाई पहले एक सिंपल पूरी जीन थी, अब आपने बीच में अपनी जीन लगा दी, तो पूरे एम्पिसिलिन की जीन्स क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई। और अगर इनएक्टिवेट हो जाएंगी तो क्या एमपी की जीन काम करेगी? और अगर काम नहीं करेगी तो जिसके पास भी ये होगा वो एमपी पे मर जाएगा, है ना? बड़ा आसान है, यही करना है। हमने टेस्ट ट्यूब ली, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ढेर सारे छोड़ दिए बैक्टीरिया, ठीक है, ढेर सारे क्या छोड़ दिए, बैक्टीरिया छोड़ दिए, और हमने ढेर सारे ऐसे छोड़ दिए क्या, PBr322 छोड़ दिए।
इस तरह से। और मुझे जिस जीन की कॉपी करानी थी साथ में एज अ वेक्टर भी चाहिए था, उस जीन को तो छोड़ना पड़ेगा ना भाई। आपने वेक्टर छोड़ दिया तो सर लो हमने अपना डीएनए भी छोड़ दिया। ठीक है, इतना क्लियर है? अब सुनिए, जो आपने डीएनए छोड़ा है वो किससे लगेगा? इस रेड वाले से लगेगा, हाँ के ना? तो ऐसा हो सकता है कि ये रहा बैक्टीरिया। अच्छा, जिस बैक्टीरिया को आपने लिया है यहां पे, उस बैक्टीरिया में ना तो प्रॉपर्टी एमपी पे ग्रो करने की है और ना ही इसकी प्रॉपर्टी टेट्रा पे ग्रो करने की है, हाँ कि ना? क्योंकि इसके पास वो प्लाज्मिड है ही नहीं ना। यानी आपने एक्सपेरिमेंट के शुरू करने से पहले जो बैक्टीरिया लिया है वो ना तो एमपी पे ग्रो करेगा ना टेट्रा पे, क्योंकि इसके पास दोनों में से कोई भी जीन नहीं है। अब आपने वो बैक्टीरिया लिया, आपने छोड़ दिया ये PBr322 और साथ ही छोड़ दिया अपने वाला डीएनए भी। अब होगा क्या, जरा समझ, ये रहा आपका बैक्टीरिया और ये रहा मान लीजिए आपका प्लाज्मिड और ये रहा आपका डीएनए, हाँ के ना? अब ये डीएनए जाके इससे लगेगा, कुछ ऐसा बनेगा आरडीएनए, हाँ के ना? और फिर ये आरडीएनए कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा, ऐसे ही होगा ना? ठीक है, सेल में जाएगा तो जो भी प्रॉपर्टी इस डीएनए की सारी प्रॉपर्टी सेल को मिल जाएगी। यस, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता ये से जुड़े ही ना भाई, चांस है कि नहीं? क्या पता ये डीएनए से जुड़े ही ना और ये बिना उसको लिए अंदर चला जाए, ये भी संभव है। और क्या पता ये इससे जुड़ भी जाए लेकिन ये सेल में जाए ना। यानी कि 3 केस संभव है। पहला केस, जुड़ के सेल के अंदर जा सकता है, या ये जुड़ा ही नहीं और वो पहले अंदर भाग गया। दूसरा, जुड़ गए दोनों लेकिन सेल में कोई गया ही नहीं। ठीक है, अब आएगा मुझे। अब यहां पे सुन लीजिए, मैंने डीएनए छोड़ा, मैं जानता हूं कुछ टाइम बाद क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे बैक्टीरिया पे मेरा डीएनए पहुंच गया होगा, हाँ कि ना? भाई बहुत इसमें से बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया पे मेरा डीएनए पहुंच भी गया होगा ना, कि नहीं पहुंचा होगा? लेकिन बहुतों पे मेरा डीएनए नहीं भी गया होगा। मैं कैसे पता करूं किसके पास मेरा डीएनए गया किसके पास नहीं गया, हाँ कि ना? आपने करोड़ों बैक्टीरिया लिए, उनके सामने आपने करोड़ों पीबीआर छोड़ दिए, करोड़ों अपना डीएनए छोड़ दिया। आपका डीएनए पीबीआर से लग के बैक्टीरिया सेल में गया होगा, किस सेल में गया कैसे पता करें? अब सुनो कैसे पता करते हैं। आप पहले समझ लीजिए हमारा जो डीएनए है वो कहाँ लगेगा, या तो एमपी पे या टेट्रा पे। हमने जो एंजाइम टेस्ट ट्यूब में डाले वो एंजाइम डीएनए को या तो टेट्रा पे लगाएंगे या एमपी पे, और कहीं जगह वो लगाएंगे ही नहीं। पहली चीज तो ये क्लियर हो जाओ। अब इससे क्या होगा समझो, मुझे बताइए, जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू भी नहीं किया था तो क्या सिनेरियो था? जो बैक्टीरिया था वो ना तो एमपी पे ग्रो कर रहा था और ना ही टेट्रा पे, यही था ना बिफोर जीन, क्योंकि इसके पास जीन नहीं थी। अब मैं आफ्टर देखने वाला हूं क्या होने वाला है। मान लीजिए मैंने इसमें से रैंडमली कोई ए मतलब मैंने 1 निकाला बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया को मैंने ग्रो कराया एमपी पे, वहां भी ग्रो नहीं कर रहा, करा टेट्रा पे, वहां पे भी नहीं कर रहा। माने इस बैक्टीरिया में कोई चेंज ही नहीं आया। जिसमें चेंज नहीं आया उसमें आपका डीएनए गया ही नहीं, सीधी सी बात। ठीक है, मैं केस नंबर 2 लेता हूं। अब ये बैक्टीरिया लिया मैंने बी वाला, ये देख रहा हूं कि दोनों पे ग्रो कर रहा है, एमपी पे भी कर रहा है और टेट्रा पे कर रहा है। मैंने कहा अच्छा दोनों पे कर रहा है, मतलब हमारा पीबीआर चला गया इसके पास, हाँ के ना? लेकिन उस पीबीआर में हमारा डीएनए है ही नहीं। क्यों? अगर हमारा डीएनए होता तो या तो एमपी पे लगता है टेट्रा पे, अगर एमपी पे लगता तो एमपी की जीन बंद हो जाती, और एमपी की जीन बंद होती तो उसकी ग्रोथ कहाँ रुक जाती? एमपी पे रुकनी चाहिए थी ना, या टेट्रा पे रुकनी चाहिए थी। अगर दोनों पे ग्रो कर रहा मतलब जीन हमारा लगा ही नहीं है। तीसरे केस में है असली ट्विस्ट। बैक्टीरिया लिया, देखता हूं एमपी पे ग्रो कर रहा है, टेट्रा पे ग्रो नहीं कर रहा। मैंने कहा वो बेटे, मतलब पीबीआर तो मिला इसे, और पीबीआर की दोनों जीन हेल्दी होती हैं, हाँ कि ना? तो एक जीन काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपका डीएनए कहां लग गया होगा? टेट्रा पे लग गया, और जैसे ही आपका डीएनए टेट्रासाइक्लिन पे उस पे लगा, उसने क्या किया, टेट्रा की जीन्स को क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया, टेट्रा ने काम करना ही बंद कर दिया। इसका मतलब इसमें वो हमारा डीएनए है कि नहीं जो हमें चाहिए? इसके पास है हमारा एलियन डीएनए। मैंने एक बैक्टीरिया और लिया, मैं क्या देखता हूँ वो बैक्टीरिया एमपी पे ग्रो नहीं कर रहा, टेट्रा पे ग्रो कर रहा है। मतलब इसकी टेट्रा की जीन काम कर रही है, एमपी की नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमारा डीएनए कहाँ लग गया? एमपी पे लग गया।
यानी कि जिनमें हमारा डीएनए लग चुका है वो क्या कहलाएंगे? रिकॉम्बिनेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिकॉम्बिनेंट्स। और जिनमें हमारा डीएनए लगा ही नहीं है उनको हम क्या बुलाएंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बैक्टीरिया। हाँ कि ना? मेरे को एक सिर्फ इतनी बात बताओ, आप बता पा रहे हो, मैं आपसे कह सकता हूं कि हाँ भाई ये आपका रिकॉम्बिनेंट, ये आपका रिकॉम्बिनेंट, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये नॉन है ना, कह सकते हैं। आप किस पॉइंट से बता पा रहे हो कि ये रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट? किस चीज की वजह से? इन जीन्स की वजह से। कैसे? सर अगर एमपी टेट्रा दोनों जीन्स काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं तो भी मतलब अगर कर रही, दोनों के दोनों कर रही हैं, इसका मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट, डीएनए गया ही नहीं। दोनों में से अगर एक भी काम करना बंद कर दे मतलब वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट। तो आप किससे पहचान लो कि बैक्टीरिया में डीएनए गया नहीं गया? एमपी और टेट्रा के जीन के काम करने से पहचान लो। हाँ कि ना? इमेजिन करो कि आप किसी कुंभ के मेले में, आपका कोई भाई है सगा, बिल्कुल बिल्कुल कहता राम श्याम वाली जोड़ी है, और दोनों खो गए। 10 साल बाद मिलते हो, पहचान लेता, तुम्हारा भाई है। कैसे? कुछ तो निशानी होगी ना बॉडी में। पुरानी बॉलीवुड में बेसिक कॉन्सेप्ट था, बॉडी में कुछ टैटू करवाते थे, कहता रहे तो हमारा भाई है ना। वो क्या है? वो एक मार्कर है, एक निशानी है। और वो निशानी हमें ये सेलेक्ट कराने में हेल्प कर रही है कि ये हमारा भाई है या नहीं। इसी तरह से हम अगर मैं आपको बता पा रहा हूं कि ये रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो ऑब्वियस ही बात है इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा मार्कर है जिससे मुझे सेलेक्ट करने में आसानी हो रही है। वो मार्कर का नाम जानते हो कौन है? एमपी और टेट्रा। तो ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जो आपको ये बताने में हेल्प करे कि ये रिकॉम्बिनेंट है और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, ऐसे डीएनए को हम सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक्ट, क्योंकि ये मार्कर की तरह काम कर रहा है और आपको सेलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए मैं इनको पीबीआर नहीं देता, मान लीजिए मैं इनको कोई नया मार्केट में प्लाज्मिड आया है, उसमें 3 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगी है। कितनी है? 3 है। वो प्लाज्मिड मैं इनको दे देता हूँ, मतलब वो प्लाज्मिड मैंने भेजा इनके पास, गया। अब उसमें मेरा डीएनए लगा कि नहीं लगा, मुझे ये पता करना है, ये पता करना है ना। अब मुझे ये पता करने के लिए मान के चल लीजिए ये एमपी की जीन है, टेट्रा की, ये क्लोरमफेनिकोल की जीन होगी, ठीक है, या नियोमाइसिन की, मान लीजिए नियोमाइसिन की। तो मुझे इनको एमपी, टेट्रा और नियो तीनों में ग्रो कराना पड़ेगा ना। जिसमें ग्रो नहीं करेगा वही जीन पे हमारा डीएनए लगा है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरे को ये बताइए, सेलेक्टेबल मार्कर ज्यादा हो तो अच्छा है या कम हो तो अच्छा? अगर सेलेक्टेबल मार्कर ज्यादा हो तो अच्छा है या फिर कम हो तो बढ़िया है? जैसे इसमें कितने मार्कर, 2 है ना मार्कर, एमपी और टेट्रा। ये जीन काम करेंगे मतलब डीएनए नहीं गया, नहीं काम नहीं करी हमारा डीएनए गया, है ना, इनसे मालूम पड़ रहा है। अगर मान लीजिए मैं ऐसे क्लोनिंग वेक्टर में मान लीजिए 50 ऐसी रेजिस्टेंट जीन लगा दूं, 50 ऐसे मार्कर लगा दूं, है ना, 50, जो जीन काम नहीं करेगी डीएनए वहीं लग गया हमारा। अब मुझे बताइए 50 जीन लग जाए और एक में लगी हो सिर्फ एक जीन लगी हो, दोनों में से किसको आप यूज करना पसंद करोगे? एक 50, पता 50 वाले क्यों नहीं? क्योंकि 50 में क्या होगा भाई, जीन आपका 50 में से कहीं भी लग गई होगी, आपको 50 मीडियम में रखी उसे चेक करना पड़ेगा। हाँ कि ना? टाइम कितना जाएगा, डीएनए कितना वेस्ट होगा, इस पास बहुत वेस्ट भी होता हमारा डीएनए। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, एक लाइन आती है कि मोर द नंबर ऑफ सेलेक्टिव मार्कर मोर विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी। माने जितने ज्यादा मार्कर होंगे उतनी ज्यादा हमें परेशानी होगी। देखो यहां पे 2 मार्कर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। अब एक चीज और सुनो, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया सेलेक्ट ओराई, सेकंड था सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा था क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सुनो क्या होता है, आप किसी भी डीएनए में अपना डीएनए तो जोड़ोगे, जिस पॉइंट पे आप अपना डीएनए जोड़ते हो उस पॉइंट को क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट कहा जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट था ओराई, ये समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट था सेलेक्टेबल मार्कर, ये समझ चुके हैं। तीसरा हमारा था क्लोनिंग साइट, या इसको रिकॉग्निशन साइट, या इसको रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। जैसे
मैं अपना डीएनए कहाँ मैं अपना डीएनए यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं। ये जो मैंने नाम मेंशन करे हैं ना, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है। जैसे भंडारे की लाइन में तो लगे होगे, क्यों, है ना, लगे होगे। अब मान के चलो आप किसी से बात नहीं करते, लेकिन भंडारे की लाइन काफी लंबी और आपका मिल गया जानकार, तो आप वहां पर करता रहे भाई कहाँ था यार, कुछ नहीं, मतलब करते करते आपको उसकी लाइन में वहीं पर आना जहां पर वो है, यारी दोस्ती का बहाना देकर। तो उस भीड़ में आप जहां पे एंट्री ले रहे हो ना, दैट पॉइंट विल बी नोन एज क्लोनिंग साइट। ये डीएनए है और आप भी डीएनए हो, तो एक डीएनए में दूसरा डीएनए जब लगता है तो जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्लोनिंग साइट। अगर मैं बोलता हूं कि एक डीएनए में 10 क्लोनिंग साइट है, यानी आप उस डीएनए में 10 जगह से डीएनए को जोड़ सकते हो और कोई 11 जगह से डीएनए को जोड़ना असंभव है। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने नाम लिखे हैं, दीज आर द क्लोनिंग साइट। अब पंगा ये आता है, सर क्लोनिंग साइट आप कह रहे हो डीएनए का वो पॉइंट जहां पर आप डीएनए जोड़ो, लेकिन ये जितने भी आपने नाम मेंशन किए ये सारे के सारे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम है। सारे नाम पता है ना, देख लो साफ, ये सब किसके नाम है, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम है। तो भाई मेरे सीधी सी बात है, एंजाइम जहां डीएनए में कट मारेगा वहीं तो डीएनए जुड़ेगा। तो मुझे डीएनए कहां पे जुड़ रहा है, कहां पे जुड़ सकता है, इसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, एंजाइम ही तो दिखाना पड़ेगा कि एंजाइम जहां कट मारेगा वहीं तो लगता है डीएनए। जैसे इको आर1 है, इको आर1 एक डीएनए को लेके आया, कह रहा था जुड़ना है, कह रहा हाँ रुक जा, कह रहा 2 मिनट रुक, इको आर1 जाएगा यहां कट मार, क्योंकि इको आर1 अपना घटक कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो हर एंजाइम का सीक्वेंस जहां है वहीं पर मैंने मार्क किया है। अगर आपको डीएनए यहां जोड़ना है तो CLA फर्स्ट छोड़ दो, वो यहीं कट मारेगा, ना यहां मारेगा ना यहां मारेगा, आपका डीएनए यहां लग जाएगा। फिर सेल बोलेगा सुन ले बे, और ऐसे दूर लगा रहे ना, लगा ले, मैं वेक्टर की तरह तो काम करूंगा लेकिन क्लोनिंग की तरह काम नहीं करूंगा। क्लोनिंग चाहिए तो मेरे पास आके लग जा। ठीक है, वो आपके हिसाब से आपको क्या चूज करना है, वो तो ऑप्शन आपको सारे दे रहे हैं। तो यहां पर हमें पता लगा कि ज्यादा हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मार्केट में ये पंगा होने लग गया कि यार ये मार्कर बड़ा खराब है, इसमें मतलब इसमें ना बहुत टाइम जाता है। तब एक नया आया क्लोइंग वेक्टर, उसका नाम था PUC18 प्लाज्मिड, जो से कहां बनाया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इन द ऑर्डर ऑफ 18th। ये बनाया गया एक नया प्लाज्मिड, उससे अलग था। इसमें क्या किया गया, इसमें लगाया गया सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे, पता कौन सी जीन, जेड जीन, वही लैक ऑपरेंट वाली जीन है, याद है जेड जीन, ये वही जीन लगा दी यहाँ पे, और ये मार्कर है यहाँ। बताओ मुझे की बात, अगर मैं किसी बैक्टीरिया को ये वाला प्लाज्मिड दे दूं तो उसमें एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी तो आएगी नहीं, क्योंकि उसकी तो है ही नहीं। लेकिन पता है जेड जीन से क्या होता है, ये जेड जीन आपको याद होगा एक एंजाइम बनाती थी, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है। सर इससे क्या होता है, सुनो मुझे की बात, जिस बैक्टीरिया को मैं ये प्लाज्मिड दे दूंगा ना PUC18, उस बैक्टीरिया में एंजाइम बनने लग जाएगा, है ना। सर उससे क्या होता है, सुनो, मार्केट में एक सबस्ट्रेट होता है, इसको बोलते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक ऐसा होता है जिसमें कलर नहीं होता, लेकिन अगर इसे ब्रेक किया जाए तो कलर बनने लग जाता है। इसको ब्रेक किया जाए तो कलर बनने लग जाए, वैसे कलर इसमें नहीं होता। मैं नाम ले रहा हूं, किसका नाम है वो, एक है एक्सगाल, ये नाम है उस सबस्ट्रेट का। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन मैंने 1000 बैक्टीरिया लिए, हजारों में से किसी के पास PUC18 नहीं है, नहीं है, मैंने हजारों के सेल में क्या डाल दिया, PUC18, ले लो खुश हो जाओ। हजारों के सेल में कौन सा एंजाइम बन रहा होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा होगा। मैंने हजारों को लेके डाल दिया क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में, आके ना, शुरू में तो कुछ कलर नहीं होगा, जैसे ही ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तुरंत ब्लू कलर रिलीज होता है, नीला कलर बनता है। यानी जो 1000 बैक्टीरिया मैंने डाले थे उन पे वो कलर नहीं था ना, लेकिन उसमें डालते ही हजारों बैक्टीरिया कलर कैसा आ गया, ब्लू। क्यों आ रहा है, क्योंकि जेड जीन जो एंजाइम बना रही है वो सबस्ट्रेट को ब्रेक करके ब्लू कलर प्रोड्यूस करवा रहा है। मतलब अगर ये एंजाइम ना बने तो क्या ब्लू कलर आएगा, आएगा ब्लू कलर, नहीं आएगा ना। अब सुनो, यही हमारा खेल है, हमें करना क्या है,
टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, क्या छोड़ेंगे ऊपर से, पक 18 छोड़ देंगे, और साथ ही अब हम क्या छोड़ेंगे, अपना डीएनए भी छोड़ेंगे, हमारा डीएनए। और हमारा डीएनए कहां लगेगा, सिर्फ जेड जीन पे, यानी लगेगा तो जेड पे, वरना कहीं नहीं। वही वाला हिसाब किताब करेंगे, कुछ अलग नहीं कर रहे। तो चलो मैं आपको इसको और सिंपल करके दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप ये लेके चलो कि बैक्टीरिया हमने पहले ही क्या भेज दिया, हमने पहले ही पक 18 पहले ही भेज दिया, ठीक है। आप ये लेके चलो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये पक 18 सबके पास हमने पहले ही भेज दिए। अब पक 18 अगर सबके पास भेज दिए तो बिफोर एक्सपेरिमेंट हजारों बैक्टीरिया कलर कैसा आ रहा होगा, ब्लू, है ना। अब मैंने ऊपर से छोड़ा अपना डीएनए। अब मेरा डीएनए किसी किसी बैक्टीरिया में गया होगा, किसी किसी में नहीं भी गया होगा। इतना मुझे पता है, लगेगा तो कहां, जेड पे, वरना कहीं लगेगा नहीं। सर मैं पता कैसे करूं किसके पास मेरा डीएनए गया, किसके पास नहीं गया। 1000 पे आपने डीएनए छोड़ा, उसमें कुछ ने लिया होगा, आप कुछ टाइम बाद सार सबको निकालो, निकाल के डालो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में। पहले जो हजारों थे वो ब्लू कलर दे रहे थे बिफोर एक्सपेरिमेंट, बट जब मैंने उनको मीडियम में रखा और डीएनए छोड़ा तो कुछ ने डीएनए लिया होगा। अब मैंने जब हजारों को दोबारा निकाल के टेस्ट ट्यूब से दोबारा डाला उसी मीडियम में, 1000 में से 600 तो कलर छोड़ रहे, 400 कलर नहीं छोड़ रहे। तो मुझे बताइए किसके पास हमारा डीएनए है, उन 600 के पास कि 400 के पास। 400 के पास। अबे दिमाग लगा लो ना, ऑब्वियस ही बात है। पहले हजारों पे वही डीएनए था ना, हजारों पे डीएनए काम कर रहा था। अभी तो देखो, ब्लू का मतलब है जीन काम कर रहा है, ब्लू का काम, ब्लू नहीं है ना मतलब जीन काम नहीं कर रही। जीन कब काम नहीं करती, जब आपका डीएनए लग जाता है। तो जितने कलरलेस हैं वो सब के पास आपका डीएनए पहुंच गया, तभी जेड जीन ने काम करना बंद कर दिया, तभी एंजाइम बना नहीं, तभी कलर वो ला नहीं पाए। और जिनका कलर आ रहा है उनका एंजाइम बन रहा है, उनका जीन काम करो, जीन काम करा तो हमारा जीन लगाई कहां। तो अगर आपके डीएनए लगने से वहां का नेटिव डीएनए इनएक्टिव हो जाए, इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। मतलब आपके डीएनए के इंसर्ट करने की वजह से वहां का डीएनए काम करना बंद कर गया, इसको क्या बोलेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब मैं आपसे पूछता हूं, लैब में किसको यूज करना बेटर है, पक 18 या फिर पीवीआर को। पक कलर से देख के मालूम पड़ रहा है यार, जो कलर ऐसे सारे के सब पे हमारा डीएनए गया है, जिन पे कलर है वो हमारे पे हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ रहा है एमपी टेट्रा, एमपी टेट्रा, तो कलर से देख के बताना ज्यादा आसान है ना। इसीलिए पक 18 को ज्यादा बेस्ट मानते हैं यूज करने के मामले। आप चाहो तो कर लो, मना नहीं है, लेकिन पर्सनली तो पक 18 को ज्यादा फेवरेट मानते हैं। पक 19 भी है, ऐसी ऑर्डर में बनते हैं, पक 20 भी है, 20